हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी का चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, क्लास 6 की एनसीईआरटी का। ठीक, तो आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो वो जरूर देख लें, और क्योंकि एनसीईआरटी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो इसके आगे का सेकंड चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। ठीक, तो ये है हमारा चैप्टर 2। ठीक, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे तो वो जरूर आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से बन जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें बन जाती हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को हमें साथ साथ लेते हुए चलना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है। ठीक है, ये आपने कई बार समाज में देखा होगा, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों में यानी एक्टिविटी या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हम खुद तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक, इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो हमें काफी बेसिक सी चीजें इसमें समझ में आएंगी। विविधता और भेदभाव के बारे में बहुत ही अच्छे समझने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है और नोट्स भी बनाते रहने हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। ये देखिए, ये जो है चित्र दिखाया गया है, ये ऐसा ही एक चित्र है। देखिए, इसके पास कपड़े हैं अच्छे से पहनने को, इसके पास नहीं है। ठीक है, और ये जो है चल नहीं सकता है। ठीक, और ये जो है इसके हाथ में एक छड़ी। तो इस प्रकार से जो है हम लोग को साथ में मिलके रहना होता है। ये जो है इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं यानी कि त्योहार मनाते हैं। ठीक है, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में इन्हीं निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। ठीक, अगर आप इन्हीं बिंदुओं जो हम लोगों ने ऊपर बात की उन पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, कि भारत में कितनी विविधता है, कितनी डाइवर्सिटी है। ठीक, संसार में 8 मुख्य धर्म है। ठीक है, कितने मुख्य धर्म है पूरे वर्ल्ड में? 8 हैं। ठीक, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कहाँ पे? अपने भारत में बोली जाती हैं। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, मातृभाषा मतलब जो अपनी माताओं से जन्म से सीखी हुई भाषा। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, डांस है। ठीक, यहाँ विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं यानी कि हमसे बहुत अलग तरह से होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं, अननोन लग सकते हैं। ठीक है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग अपने से अलग दिखने वालों
के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, खास तरह का विचार बना लेते हैं, जो भी अपने से कोई अलग दिखता है अगर, ठीक है। तो ऐसा आपने देखा होगा समाज में, आसपास के लोगों में, आसपास पड़ोस में, कहीं पे भी आपने देखा ही होगा, ऐसा अनुभव जरूर किया होगा। ठीक, तो वही यहाँ पे बात हो रही। अब देखते हैं पूर्वाग्रह। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे कथन दिए हुए हैं, तो ये देखना है अभी, क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए। या पूर्वाग्रह, यानी पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पहले से किसी के बारे में कुछ कुछ भी धारणा बना लेना। तो ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो ये हम लोग कुछ देख लेते हैं। देख, ग्रामीण लोगों के बारे में, आधे से ज्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। गांव के लोग फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ये क्या है? ये पूर्वाग्रह है, ठीक, ग्रामीण लोगों को लेके। उसके बाद शहरी लोगों के लिए, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ये क्या है? पहले से किसी ने धारणा बना बना ली है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। यह भी क्या है? एक पूर्वाग्रह है। ठीक, तो इससे आपको इन सारे जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, इसको आपको सोचना है, और आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं अपने शब्दों में, एक प्रकार से आंसर राइटिंग के तौर पे इसको लेते हुए। ठीक, तो आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे आपको पूर्वाग्रह का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक क्या है? पूर्वाग्रह है। ठीक, पूर्वाग्रह। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। ये भी एक सच्चाई है। ठीक, उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। तो इस प्रकार की चीजें आप आज भी जो है देख रहे होंगे। कुछ लोग जो है अंग्रेजी को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और अन्य भाषाओं को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये भी क्या है? एक नकारात्मक रूप है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा कि जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं या नहीं बोलते हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं, तो उनको उस प्रकार की इज्जत नहीं मिलती है। ठीक, तो कई जगह ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, यानी कि उनकी जो चमड़ी का रंग, ठीक है, जो चमड़ी यानी कि खाल, उनकी जो रंग है पूरे बॉडी का, वह, और जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं, इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती ही नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। तो ऐसी चीजें भी आपने कई बार देखी होंगी। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखें, लड़के और लड़की में भेदभाव, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समाज में
लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों की सूची से में से तालिका को भरना है, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा करनी है। ठीक, वह बहुत ही सुशील है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वे शरारती हैं और वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं हैं, उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। ठीक, तो ये जो चीजें हैं, ये जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इनको क्या करना है, लड़का और लड़की के उस सीक्वेंस में आपको भरना है। ठीक, तो ये आप अगर देखेंगे तो जो है अधिकतर लोग जो किसके लिए यूज करते हैं, वे रोते नहीं। तो रोते नहीं एक शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? लड़कों के लिए। ठीक, आजकल के उसमें या फिर बता दिया जाता है पहले से ही कि लड़के नहीं रोते हैं, छोटे से ही उसको बता दिया जाता है, अरे यार तू पागल है क्या, तू रो क्यों रहा है? इस प्रकार की चीजें जो है हमारे समाज में देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद वे खेल में निपुण हैं, तो ये भी जो है खेल में निपुण अधिकतर लड़कों को समझा जाता है। उसके बाद वे खाना पकाने में निपुण, तो खाना पकाने में अधिकतर लड़कियों को माना जाता है। ये एक पूर्वाग्रह है कि लड़कियां ही खाना अच्छा बना सकते हैं, तो इसको यहाँ पे कुछ लोग भर देंगे। वे भावुक हैं, तो लड़कियां अधिकतर इमोशनल होती हैं, भावुक होती हैं। ठीक, तो उसको भी यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नृत्य करने चित्रकारी में निपुण है, तो इस प्रकार से भी लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि लड़कियां चित्रकारी और नृत्य में अच्छे होते हैं, तो उसको इसमें भर देंगे। तो इस प्रकार से कुछ जो है चीजें हैं जो लड़का और लड़कियों में बांट दी जाती हैं, लेकिन ऐसी ये जो है सच्चाई नहीं है। अब ये देखिए, ये जो है एक बताया गया है, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों को सिखाने का। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। ठीक, एक प्रकार से ये है। उसके अलावा क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। इस प्रकार की जो है पूर्वाग्रह लोग बन जाते हैं। अगर कुछ कहीं किसी से किसी भी तरीके से हैंडीकैप है या कुछ है, तो उसको उसके लिए दिमाग को लेके भी लोग सोचने लगते हैं कि नहीं, इस प्रकार से इसका दिमाग भी स्टेबल नहीं होगा। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास जरूरतों वाले बच्चे। तो ये लाइन आपको आपको नोट कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी लाइन आपको इतनी पूरी आपको नोट कर लेनी है कि उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था बच्चों को, और अब उनके लिए शब्द है खास जरूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने ही रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर आपको चर्चा करनी। अपने ही बारे में ये जो चीजें बता रहे हैं, ये भी अपने बारे में बता रहे हैं, ये भी अपने। ठीक, तो ऐसा क्यों वह कर रहे हैं, इस पर आपको चर्चा करनी, मतलब सोचना है इसके बारे में थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क देना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक हो सकता है आपके आंसर राइटिंग के लिए, तो इसको आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद हम लोग देखें, अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। ठीक, कि वे रोते नहीं हैं। ठीक, बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के और सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक, यहाँ तक कि
अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। तो इस प्रकार की धारणाएं आज भी हमारे समाज में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो है बचपन से ही उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, लड़कों के दिमाग में डाल दी जाती है कि वह रोएंगे नहीं। ठीक, जो कि एक बहुत ही गलत धारणा है। उसके बाद हम लोग इसके आगे देखें, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, इसके बारे में समझते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब क्या है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग कह देते हैं कि नहीं, इस देश का है तो ये इस टाइप का होगा, या इस देश में तो इस टाइप के लोग रहते हैं, कंजूस रहते हैं, या फिर जो है अपराधी रहते हैं इस देश में, तो वैसे हम लोग ठहरा देते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, तो पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। ठीक, इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जोड़ देती। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। ठीक, उसके बाद हम लोग ये देखें, ये पढ़ते हैं, वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज में से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? ये आपको इसके बारे में सोचना है। ठीक है, की पूर्व धारणाएं बनी रहती हैं, और अगर ऐसा ना हो तो लोग, समाज कैसा अपने दिमाग में सोच लेते हैं, उस तरीके से आपको सोचना है। और आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत काबिलियत शायद हम में हो। बिल्कुल सही बात है। असमानता एवं भेदभाव को हम लोग देखते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो भेदभाव कैसे होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, और जो पॉइंट आपको जरूरत लगे कि नोट कर लेना चाहिए, तो वो आपको अपने मन से ही नोट कर लेना है। जब मैं बताऊंगा तभी आपको नोट नहीं करना है। ठीक, जो नोट करने वाली चीज है वो तो मैं बताऊंगा, बाकी आपको जो लगे नोट कर लेना चाहिए वो आप तुरंत नोट कर लो। ठीक है, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।
भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। हमने बात करी थी, समीर एक जो है एक हिंदू था और एक मुसलमान था। यह विविधता एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई अगर किसी धर्म का है तो वो दूसरे धर्म को ये सोचेगा कि वह जो है हमसे बेटर नहीं है, हमारे धर्म धर्म जो है उसके धर्म से अच्छा है। इस प्रकार की चीजें मानने से इस प्रकार से भेदभाव पनपता है। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। ठीक, समीर दो गरीब समीर तो गरीब था। ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यानी कि स्टडी यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा सा समझ में आएगा, ध्यान से इसको समझना है। ठीक, मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि वह जो है लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं दिखाते। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। यह जो है एक अध्ययन पाया गया, यानी कि एक रिसर्च में पाया गया है। ठीक, जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% यानी कि 60% से ज्यादा महिला शिक्षक हैं, यानी कि जो 60% से ज्यादा जो है वह महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। ठीक, तो यहाँ से आपको एक जो है बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसे आपको अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक, उसके आगे हम लोग देखें यहाँ से समीर दो क्या था, गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग ये देखें, ये दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। तो यहाँ से आपको दलित का क्या मतलब होता है वह आपको समझ में आ गया होगा और इसको नोट कर लेना है। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया और कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में
रखती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दलित का मतलब क्या होता है। उसके आगे हम लोग देखें, भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी यानी कि जो वो बनाते हैं, लकड़ी काम करते हैं, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान से समझना है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। हम लोग ये एक चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोग बच्चे जो है एक साथ बैठे हैं और ये दोनों जो बच्चे हैं इनको अलग बिठाया हुआ है। ठीक, तो ये भी क्या है, एक भेदभाव का एक रूप है। तो हम लोग आगे देखें, जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। ठीक, तो ये आपको पहले से भी इसके बारे में काफी कुछ पता होगा, लेकिन हम लोग इससे बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट चीजें समझेंगे। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, ऐसा आपको सोचना है। और रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, ये अगर आप हो सके तो एक आंसर के तौर पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आंसर राइटिंग कर लेनी है इस क्वेश्चन पे, रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। ठीक, तो बी आर अम्बेडकर के बारे में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते भी होंगे। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं। ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 यानी कि 1891 में उनका जन्म हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई है 1956 में हुई है। तो भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। मतलब उनका जन्म एक जाति में हुआ था जिसका नाम था महार, जो कि अछूत मानी जाती थी। ठीक, महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। यानी कि जो महार जाति के लोग थे, उन जो वो जो बेसिक से जो काम करते थे, जो भी काम करते थे, जिन्हें नीचा समझा जाता था, उनके बच्चों को भी वही काम करना होता था। उन्हें गांव के बाहर
रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। ठीक, उसके आगे हम लोग पढ़े, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। ठीक, उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। तो ऐसे विचार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के थे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वे महाराष्ट्र में, ये जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, मतलब ये अम्बेडकर के बारे में बताई जा रही है। ठीक, उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरे गांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगा सकता था यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था, यह भी हम लोगों ने देखा। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। ये उनका अपना जो है बता रहे हैं, अम्बेडकर जी बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक, उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहां किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। ठीक, हम दुगना किराया देने को तैयार थे। मतलब अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि हम दुगना जो है आपको किराया देंगे, आप हमें ले चलो। पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक, इसका जो स्रोत है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज खंड 12 संपादन वसंत मूल बम्बई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार, इसका सोर्स है। मतलब यहाँ से इस खंड को लिया गया है, इसमें छपा हुआ था। ये उनकी आप बीती एक प्रकार से कह सकते हैं। उसके बाद ये पढ़ते हैं हम लोग। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? ये आपको सोचना है इसके बारे में। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा
अपने शब्दों में इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो आपको एक टिप्पणी के तौर पे इसको लिख के देख लेना है। ठीक, क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रहों का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ है, यह आपको अपना अनुभव बताना है कि कभी ऐसा हुआ हो जिससे कि आपके साथ किसी ने भेदभाव किया हो, तो ऐसा कैसे वो महसूस होता है वह आपको सोचना है इसके बारे में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। छोटी ये छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं समानता के लिए संघर्ष के बारे में। ये क्या है? ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की, जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष भी किया। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। ये किसने, संविधान ने जो है सरकार पर जिम्मेदारी दी थी। उसके आगे हम लोग देखें, उसके आगे हम लोग ये पढ़ते हैं, दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ठीक, तो ये खास जरूरत वाले लोग क्या है, ये अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। ठीक, यानी कि जो विकलांग लोग थे उनका नाम बदल के खास जरूरतों वाले कर दिया गया था। उसके बाद ये जो चित्र है, ये हमें दिखाता है अपने अधिकारों की मांग करती हुई औरतें, जो महिलाएं हैं, ये अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके आगे, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता
आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। ठीक, भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। उसके बाद ये देखते हैं भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। ठीक, तो ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और ये अगर हम लोग देखें, ये है संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक, ये जो है प्रेम्बल है, आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर हुआ खत्म। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये आपको देख लेने, आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, और जहां पे भी आंसर लिखने का वो आए तो आपको आंसर जरूर लिखना है, लिख के देखना है, ताकि आपकी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो सके। क्योंकि शुरुआत अगर यहीं से करेंगे तो फिर आगे चल के और भी अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो ये चैप्टर हुआ हमारा यहाँ पे समाप्त और अगला चैप्टर हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।